नेपाल से पिछले कुछ हफ्तों में जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने वाकई हम सबको हिला दिया। जलती हुई सरकारी इमारतें, सड़कों पर हजारों युवा और फिर अचानक एक प्रधानमंत्री का इस्तीफा। तो सवाल ये है कि आखिर नेपाल में ये सब हुआ कैसे, और क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन का नतीजा था या कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, सवाल तो बहुत बड़ा है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, जमीनी विश्लेषण है, एक्सपर्ट कमेंट्री भी है जो नेपाल के इस हालिया संकट की परतें खोलती हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए, फिर सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही और क्यों इतने सारे युवाओं की जानें गईं। हमारा मकसद है इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को आपके सामने रखना बिल्कुल साफ तौर पर। हम देखेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें कहाँ थीं, इसमें नेपाल की युवा पीढ़ी मतलब जेन-ज़ी और ये डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स की क्या भूमिका रही। हाँ, ये डिस्कॉर्ड वाली बात काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, और सबसे अहम सरकारी संपत्ति को जो इतना भारी नुकसान हुआ और ये जो पूरी राजनीतिक उथल-पुथल मची, इसका नेपाल की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इस पूरी कहानी को खोलकर समझते हैं। ठीक है। तो कहानी की शुरुआत होती है 4 सितंबर 2025 से। उस दिन नेपाल सरकार ने एक नया नियम लागू किया और फेसबुक, यूट्यूब, एक्स जो पहले ट्विटर था, ऐसे करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। हाँ। कारण ये बताया गया कि ये कंपनियां नए रेगुलेशन के तहत रजिस्टर नहीं हुई थी। अब देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कदम लग सकता है ना, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हुआ। बिल्कुल, इसे तुरंत मतलब फौरन ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बड़े हमले के तौर पर देखा गया। खासकर नेपाल के उन लाखों युवाओं ने इसे सीधे अपने ऊपर हमला माना। क्यों? क्योंकि उनकी न सिर्फ आवाज बल्कि कई मामलों में तो उनकी आजीविका, उनका रोजगार इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर टिका था। अच्छा, मतलब सिर्फ बोलने की आजादी नहीं, रोजगार का भी सवाल था। हाँ बिल्कुल, बहुत से युवा कंटेंट क्रिएटर्स थे, छोटे छोटे बिजनेसेस चलाने वाले लोग थे, वो सब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे थे। लेकिन जैसा आपने कहा, यह बैन तो बस एक चिंगारी थी। असल बारूद तो आप कह सकते हैं सालों से जमा हो रहा था। हाँ, और जब हमने सूत्रों को खंगाला तो यही लगा कि ये गुस्सा एकदम से नहीं फूटा, सालों की हताशा थी जो बस एक मौके की तलाश में थी। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या था जिसने लोगों को इतना नाराज कर रखा था? देखिए, कई मुद्दे थे जो एक साथ उबल रहे थे। सबसे ऊपर था गहरा और व्यापक राजनीतिक भ्रष्टाचार और साथ में भाई भतीजावाद। आम नेपाली नागरिक ना लंबे समय से नेताओं के करप्शन से तंग थे, और खास तौर पर नेपो किड्स मतलब जो राजनीतिक रसूख वाले परिवारों के बच्चे हैं, उनकी बेहद आलीशान और दिखावटी लाइफस्टाइल, उससे लोग बहुत त्रस्त थे। नेपो किड्स, ये टर्म काफी सुनने में आया। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपो किड्स जैसा हैशटैग महीनों से ट्रेंड कर रहा था। इसमें क्या होता था कि नेताओं के बच्चों की महंगी गाड़ियों, उनकी विदेशों की छुट्टियों की तस्वीरों के साथ आम नेपाली युवाओं के संघर्षों को दिखाया जाता था। ये जो कॉन्ट्रास्ट था ना, अच्छा, ये लोगों के गुस्से को और भड़का रहा था। उन्हें लग रहा था कि देश के संसाधनों पर बस कुछ खास परिवारों का कब्जा है, जबकि आम जनता अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। और आपने कहा आर्थिक हालात भी खराब थे, खासकर युवाओं के लिए। निश्चित रूप से राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। आप सोचिए, पिछले सिर्फ 16 सालों में नेपाल में 14 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। 14 प्रधानमंत्री 16 साल में? हाँ, इस लगातार फेरबदल का मतलब था कि कोई भी सरकार टिककर नीतियां बना ही नहीं पाई। नहीं कोई लंबी अवधि की आर्थिक योजना पर काम हो सका। नतीजा, बढ़ती युवा बेरोजगारी। नेपाल की औसत उम्र महज 25 साल है। मतलब ये एक बहुत ही युवा देश है। लेकिन इन युवाओं के पास मौके नहीं थे, महंगाई आसमान छू रही थी, निराशा इतनी ज्यादा थी कि रिपोर्ट्स बताती हैं रोजाना 2000 से ज्यादा नेपाली युवा बेहतर भविष्य की तलाश में देश छोड़कर विदेश जाने को मजबूर हैं। रोजाना 2000 से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये आंकड़ा अपने आप में स्थिति की गंभीरता बताता है। तो मतलब भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, युवाओं में जबरदस्त निराशा और ऊपर से ये लगातार बदलती सरकारें जिन्होंने कोई उम्मीद ही नहीं जगाई, ये सब मिलकर एक तरह का विस्फोटक मिश्रण तैयार कर रहे थे। बिल्कुल, और ये सारे फैक्टर्स ना एक दूसरे को और गंभीर बना रहे थे। और इसी माहौल में जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया, तो उसने सीधे उस पीढ़ी पर चोट की जो पहले से ही सबसे ज्यादा हताश और नाराज थी, यानी युवा पीढ़ी। ये बैन उनके रोजगार, उनकी अभिव्यक्ति और उनके जुड़ाव का माध्यम छीन रहा था। इसलिए ये चिंगारी इतनी तेजी से फैली। विरोध प्रदर्शन शुरू हुए 8 सितंबर को,
शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कह रही थी कि ये काफी हद तक शांतिपूर्ण थे। युवा सड़कों पर थे, अपनी मांगे रख रहे थे, बैन हटाने की बात कर रहे थे। लेकिन फिर 9 सितंबर को ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए एकदम से? 9 सितंबर को स्थिति ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया और इसकी मुख्य वजह बनी सरकार की प्रतिक्रिया। कई स्रोतों से ये बात सामने आई है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, मतलब फोर्स का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा हुआ। अच्छा, किस तरह का बल प्रयोग? पुलिस ने न सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें छोड़ी, बल्कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग की खबरें भी आईं और इसमें असली गोलियों का इस्तेमाल किया गया। असली गोलियां शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर? क्या सूत्रों में इस बात का कोई संकेत है कि सरकार ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? क्या वो घबरा गए थे या ये कोई सोची समझी रणनीति थी? देखिए, सूत्रों में सरकार के इरादों पर सीधी टिप्पणी मिलना तो मुश्किल है और हमें अटकलें नहीं लगानी चाहिए। लेकिन जो फैक्ट सामने आए हैं वो बताते हैं कि ये रिएक्शन बहुत कठोर था। कुछ विश्लेषण ये मानते हैं कि सरकार शायद भीड़ के आकार और युवाओं के गुस्से को कम आंक रही थी और शायद बल प्रयोग से उन्हें डराकर वापस भेजना चाहती थी। कुछ का मानना है कि लगातार विरोध से सरकार शायद अस्थिर महसूस कर रही थी और किसी भी कीमत पर इसे दबाना चाहती थी। वजह जो भी रही हो, इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। और नतीजा था कम से कम 72 लोगों की मौत, जिनमें ज्यादातर युवा थे, छात्र थे, प्रदर्शनकारी थे। ये संख्या ये वाकई चौंकाने वाली है। इन मौतों ने तो जैसे आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल, 72 जाने की खबर जैसे ही फैली, गुस्सा और भड़क गया। जो आंदोलन शायद बातचीत से या संयम से शांत हो सकता था, वो अब शोक और बदले की भावना से भर गया। इन युवाओं की मौत ने सरकार के प्रति जो थोड़ी बहुत सहानुभूति या विश्वास बचा भी था, उसे भी खत्म कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो शायद इसी गुस्से का एक तरह से इजहार था। हाँ, क्योंकि इसके बाद की तस्वीरें तो और भी ज्यादा डराने वाली थीं। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अब हिंसक दंगों में बदल चुके थे। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई शहरों में पुलिस स्टेशनों पर, सरकारी दफ्तरों पर हमले हुए और सबसे चिंताजनक घटना काठमांडू में हुई, जहां संसद भवन परिसर के कुछ हिस्सों में आग लगा दी गई। ये तो सरकारी संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान था। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि यह हिंसा मतलब शून्य में पैदा नहीं हुई। कई विश्लेषक इसे सीधे तौर पर सरकार की शुरुआती हिंसक प्रतिक्रिया, खासकर वो गोलीबारी का परिणाम मानते हैं। अच्छा। जब सरकार ने बातचीत के बजाय बल का रास्ता चुना और जब प्रदर्शनकारियों की जानें गईं, तो उसने स्थिति पर से अपना नियंत्रण खो दिया और एक तरह से हिंसा के चक्र को शुरू कर दिया। ये एक दुखद उदाहरण है कि कैसे जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग अक्सर संकट को सुलझाने के बजाय और गहरा कर देता है। इस चौतरफा हिंसा, बढ़ते जन आक्रोश और शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर भारी दबाव बन गया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और 9 सितंबर 2025 को ही, यानी जिस दिन ये हिंसा अपने चरम पर पहुंची, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ने संसद को भी भंग कर दिया। देश अचानक एक राजनीतिक शून्य और अनिश्चितता के माहौल में आ गया। ये इस्तीफा दिखाता है कि जमीनी स्तर पर विरोध का दबाव कितना ज्यादा था। सरकार शायद इस हद तक जन आक्रोश का अंदाजा नहीं लगा पाई थी। ओली के इस्तीफे और संसद भंग होने से जो एक राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ, उसे भरने में सबसे आगे आई नेपाल की युवा पीढ़ी, जेन जेड। और यहीं पे कहानी एक बहुत दिलचस्प और शायद पहले कभी ना हुआ हो ऐसा वैसा मोड़ लेती है। ये वो पीढ़ी है जो न सिर्फ सड़कों पर थी, बल्कि इस पूरे आंदोलन को एक तरह से डिजिटल दुनिया से दिशा दे रही थी। ने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था, शायद ये सोचकर कि इससे विरोध प्रदर्शन थम जाएंगे या कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन युवाओं ने तुरंत इसका तोड़ निकाल लिया। कैसे? उन्होंने डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब डिस्कॉर्ड जो है वो मूल रूप से गेमर्स के बीच काफी लोकप्रिय है, एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसकी खासियत है इसके इनक्रिप्टेड मैसेजिंग चैनल्स और कम्युनिटी बनाने की सुविधा। तो डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल कैसे किया गया? क्या ये सिर्फ बातचीत का जरिया था या इससे ज्यादा कुछ? ये सिर्फ बातचीत से कहीं ज्यादा था। डिस्कॉर्ड इन युवाओं के लिए एक तरह का वर्चुअल कंट्रोल रूम बन गया। यहाँ अलग अलग ग्रुप्स और चैनल्स में सुरक्षित तरीके से रणनीति बनाई जाती थी। कब कहाँ इकट्ठा होना है, किन मुद्दों को उठाना है, पुलिस की मूवमेंट की जानकारी शेयर करना, घायल प्रदर्शनकारियों के लिए मदद का कोऑर्डिनेशन करना। अच्छा। और सबसे जरूरी, सूचनाओं को वेरीफाई करके फैलाना ताकि अफवाहें न फैलें।
और ये सब हो रहा था बिना किसी एक पहचाने हुए नेता या किसी पारंपरिक राजनीतिक ढांचे के। हामी नेपाल नाम का एक युवा समूह इन ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन प्रयासों में खास तौर पर एक्टिव रहा। और इस आंदोलन की एक और खास बात जो बार बार सामने आ रही है वो है इसका विकेंद्रीकृत होना, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड होना। इसका क्या मतलब है इस संदर्भ में? विकेंद्रीकृत का मतलब है कि इस आंदोलन का कोई एक सेंट्रल लीडर या कमांड सेंटर नहीं था। ये छोटे छोटे सेल्फ ऑर्गेनाइज ग्रुप्स का एक नेटवर्क था जो आपस में डिजिटल माध्यमों से जुड़े हुए थे। कोई एक चेहरा नहीं था जिसे सरकार गिरफ्तार करके या जिसके साथ बातचीत करके आंदोलन को खत्म कर सके। हर कोई अपने लेवल पर योगदान दे रहा था और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस विकेंद्रीकृत समन्वय को संभव बनाया। इससे सरकार के लिए इसे कुचलना या कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया। और ये युवा सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, जैसा कि हमने पहले बात की, उनके मुद्दे कहीं ज्यादा बड़े थे। बिल्कुल, बैन तो सिर्फ एक ट्रिगर था। असल लड़ाई थी उस व्यवस्था के खिलाफ जिसे वे भ्रष्ट, अक्षम और अपने भविष्य के लिए खतरा मान रहे थे। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर जो नेपो किड्स ट्रेंड चला, उसने इस व्यवस्था के प्रतीकों पर सीधा हमला किया। हाँ, वो ट्रेंड काफी वायरल हुआ था। हाँ, इन वीडियोस और पोस्ट्स के जरिए युवाओं ने नेताओं और उनके परिवारों की फिजूल खर्ची और आम जनता की मुश्किलों के बीच की खाई को उजागर किया। इसने भ्रष्टाचार के अमूर्त मुद्दे को एक ठोस भावनात्मक रूप दिया और लोगों को लामबंद करने में मदद की। ये युवा एक ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेही शासन चाहते थे। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या नेपाल में जो हुआ वो दक्षिण एशिया या दुनिया के अन्य हिस्सों में हो रहे युवा आंदोलनों से जुड़ता है? कोई पैटर्न दिखता है? हाँ, बिल्कुल। इसकी तुलना हाल के सालों में हुए कई युवा आंदोलनों से की जा रही है। जैसे श्रीलंका में 2022 का अरागल्या आंदोलन, जिसका मतलब है संघर्ष आंदोलन, जिसने आर्थिक संकट के बीच सरकार को गिरा दिया था। हाँ, वो याद है। या फिर बांग्लादेश में 2024 में हुए बड़े छात्र आंदोलन। ये सभी आंदोलन दिखाते हैं कि कैसे दक्षिण एशिया में डिजिटल रूप से जुड़ी, राजनीतिक रूप से जागरूक और पुरानी व्यवस्था से हताश युवा पीढ़ी अब बदलाव की मांग कर रही है। वे पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर भविष्य चाहते हैं और वे इसके लिए सड़कों पर उतरने और नई तकनीक का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। इसे आप एक तरह की क्षेत्रीय जेन ज़ी क्रांति कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे और संसद भंग होने के बाद देश में जो अनिश्चितता थी उसे कैसे दूर किया गया? आगे क्या हुआ फिर? संसद के था, हिंसा थम गई थी, लेकिन तनाव बना हुआ था। इस संकट को हल करने और देश को स्थिर करने के लिए 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने एक महत्वपूर्ण और काफी अप्रत्याशित कदम उठाया। उन्होंने सुशीला कार्की को देश की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सुशीला कार्की, ये नाम क्यों अहम है और उन्हें क्यों चुना गया? क्या खासियत थी? सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और उनकी छवि बेहद ईमानदार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख रखने वाली न्यायविद की है। वे 73 वर्ष की हैं और अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि उन्हें चुना कैसे गया। हाँ, ये कैसे हुआ? उन्हें किसी राजनीतिक दल ने नामित नहीं किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने खुद डिस्कॉर्ड पर चलाए गए एक ऑनलाइन पोल और चर्चाओं के जरिए उनका नाम आगे बढ़ाया था। क्या बात कर रहे हैं? यानी प्रदर्शनकारियों ने अपनी अंतरिम प्रधानमंत्री खुद चुनी, वो भी ऑनलाइन? ये तो वाकई अभूतपूर्व है। हाँ, ये इस पूरी घटना का शायद सबसे असाधारण पहलू है। प्रदर्शनकारी मौजूदा राजनीतिक वर्ग के किसी भी नेता पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि पुराने नेता फिर से वही खेल शुरू कर देंगे। सुशीला कार्की को उनकी राजनीतिक तटस्थता, न्यायपालिका में उनके ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी जो भ्रष्टाचार विरोधी साख है, उसके कारण चुना गया। अच्छा। उन्हें एक ऐसे बाहरी व्यक्ति के तौर पर देखा गया जो बिना किसी पक्षपात के देश को इस संकट से निकालकर निष्पक्ष चुनाव करवा सकती हैं। राष्ट्रपति ने इस जन भावना का सम्मान करते हुए उनकी नियुक्ति की। और उनका काम क्या है? कब तक रहेंगी वे इस पद पर? उनका मुख्य काम है देश में स्थिरता बहाल करना और मार्च 2026 में होने वाले नए आम चुनावों तक देश का नेतृत्व करना। अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। उन्होंने एक छोटी कैबिनेट बनानी शुरू की है और खबरें हैं कि उन्होंने वित्त, ऊर्जा, शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के लिए ऐसे लोगों को चुना है जिनकी छवि सुधारवादी और भ्रष्टाचार मुक्त मानी जाती है। और जो हिंसा हुई, जो 72 मौतें हुई और जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, क्या उसकी जांच के लिए भी कोई कदम उठाया गया है? कुछ हो रहा है उस पे? हाँ, बिल्कुल।
अंतरिम सरकार ने आते ही एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इसका काम होगा प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों की परिस्थितियों की जांच करना, बल प्रयोग की जांच करना और साथ ही सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन करना और उसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करना। ये कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे घटनाक्रम का, जिसमें इतनी हिंसा हुई, इतनी राजनीतिक उथल-पुथल हुई और सरकारी संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ, इसका नेपाल की अर्थव्यवस्था और उसके लोकतंत्र के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या लगता है? देखिए, इसके दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। अगर हम तात्कालिक रूप से देखें तो असर नकारात्मक है। जाहिर है, राजनीतिक अस्थिरता निवेशकों को डराती है। टूरिज्म इंडस्ट्री, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, वो बुरी तरह प्रभावित होती है। हाँ, वो तो हो गए। और संसद भवन जैसी महत्वपूर्ण इमारतों को जो नुकसान हुआ है, उसके पुनर्निर्माण में भी काफी पैसा और समय लगेगा। देश जो पहले से ही आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था, उस पर यह एक और बोझ है। लेकिन क्या इसका कोई सकारात्मक पहलू भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में? हाँ, लंबे समय में हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये बदलाव जो इतने संघर्ष और दुख के बाद आया है वाकई एक स्थिर, जवाबदेह और कम भ्रष्ट सरकार लाने में सफल होता है, तो ये नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सकारात्मक हो सकता है। बेहतर शासन से निवेश का माहौल सुधर सकता है, आर्थिक सुधारों को गति मिल सकती है और युवाओं के लिए देश में ही अवसर पैदा हो सकते हैं, जिससे शायद उन्हें विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। और लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं? डेमोक्रेसी पे क्या असर होगा? लोकतंत्र के लिहाज से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं जटिल मोड़ है। एक तरफ इसने दिखाया है कि नेपाल के युवा नागरिक अब राजनीतिक प्रक्रियाओं से अलग थलग नहीं हैं। वे जागरूक हैं, वे संगठित हो सकते हैं और बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। डिजिटल उपकरणों ने उन्हें एक नई शक्ति दी है। यह लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ हिंसा और अराजकता का रास्ता लोकतंत्र को कमजोर भी करता है। असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या ये युवा चालित ऊर्जा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतनी शक्तिशाली दिखी, जमीनी स्तर पर वास्तविक राजनीतिक सुधारों में बदल पाएगी? क्या मार्च 2026 के चुनाव वाकई एक नई, ज्यादा जवाबदेही राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करेंगे, या पुरानी ताकतें फिर हावी हो जाएंगी? यही सवाल नेपाल के लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। तो इस पूरी गहरी पड़ताल को समेटते हुए हमने देखा कि कैसे नेपाल में एक विवादास्पद सोशल मीडिया बैन ने सालों से दबे हुए गहरे गुस्से, भ्रष्टाचार, आर्थिक तंगी, नेपोटिज्म और खराब शासन के खिलाफ जो गुस्सा था, उसे सतह पर ला दिया। हाँ, सरकार की कठोर और हिंसक प्रतिक्रिया, जिसमें दुर्भाग्य से 72 लोगों की जान चली गई, उसने स्थिति को और बिगाड़ा और इसके कारण सरकारी संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे नेपाल की जेनजी पीढ़ी ने एक अभूतपूर्व तरीके से डिजिटल उपकरणों, खासकर डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए एक विकेंद्रीकृत, मतलब बिना किसी एक नेता वाला लेकिन बेहद असरदार आंदोलन खड़ा किया। सही। इस आंदोलन ने न केवल दशकों से जमे हुए राजनीतिक नेतृत्व को चुनौती दी और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, बल्कि अप्रत्याशित रूप से अपनी पसंद की एक भ्रष्टाचार विरोधी छवि वाली अंतरिम प्रधानमंत्री को चुनने में भी कामयाबी हासिल की। अब जबकि तात्कालिक संकट टल गए हैं, विरोध प्रदर्शन थम गए हैं और एक अंतरिम सरकार चुनाव की तैयारी कर रही है, सबसे बड़ा सवाल जस का तस है। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संगठित हुई और सड़कों पर लड़ी गई ये क्रांति जमीनी स्तर पर स्थायी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला पाएगी? और यह हमें एक व्यापक और महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना? कि क्या भविष्य में हम देखेंगे कि इस तरह के ऑनलाइन संगठित, विकेंद्रीकृत, युवा चालित आंदोलन परंपरागत राजनीतिक संरचनाओं और सत्ता के पुराने मॉडलों को इसी तरह चुनौती देते रहेंगे, न केवल नेपाल में बल्कि दुनिया भर में? तकनीक, युवा आकांक्षाओं और राजनीतिक व्यवस्था के बीच का ये टकराव, ये भविष्य की राजनीति को कैसे आकार देगा, इस पर निश्चित रूप से गौर करने और सोचने के लिए बहुत कुछ है।